हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मयूर मोगरे चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं एजुकेटर हूँ एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं Diksha_2107। मेरे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं @Diksha2107। वीडियो की शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे हमारे MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी। रिसेंटली एथिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, करंट अफेयर्स का कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। ऐसे ही और भी सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट होगा एंड इस कंटेंट को आप जब मन चाहे यहाँ पे PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 करेंगे, इंडिया ईयर बुक का पॉलिटी। तो बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो इसको हम थोड़े 2 भागों में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा यूनियन की, हमारा इंडियन यूनियन कैसे वर्क करता है, थोड़ा बहुत इसका हम यहाँ पे आइडिया लेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटी से रिलेटेड मैंने भी जो हमारे 9th-10th की NCERT से बेसिक डेफिनेशंस कवर की हुई हैं एंड बाकी का जो कोर्स है सर ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो कोई भी ऐसे डाउट होते या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या तो आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इंडिया क्या है, हमने देखिए एक NCERT के उसमें लेक्चर पढ़ा था कि इंडिया बेसिकली हम बोलते हैं इंडिया को इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट से मिलकर एक नेशन बना है, सो इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट इज़ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म फॉलो होती है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हमने ये सिस्टम किससे इन्फ्लुएंस होकर लिया है? ब्रिटेन से हमने ये लिया है। एंड ये सारे हमने देखिए ऑलरेडी इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी कवर की हुई है, तो आप मेरे जो NCERT के लेक्चर्स है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। सो रिपब्लिक इज़ गवर्न इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे गवर्नमेंट वर्क होगी, हाउ एवरीथिंग वुड बी सेटअप, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, किसको क्या पावर्स मिलेगी, ये सब ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डेल्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 के अंदर अडॉप्ट किया था एंड इसको इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं एडॉप्शन डेट और इसको बोलते हैं कमेंसमेंट डेट, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी। गवर्नमेंट हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। कुछ इसके यूनिटरी फीचर्स है। तो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, अब फेडरल क्या है, यूनिटरी क्या है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। और बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली दोनों लेवल के क्या पावर्स हैं एंड किसको क्या ज्यूरिसडिक्शन तक पावर रहेगी, ये सब ऑलरेडी क्लियरली लिखा होता है। तो हमारे यहाँ पे भी देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारे डिफरेंट टाइप के लॉज है, सेंटर के अलग है, स्टेट्स के अलग हैं, हमारे डिफरेंट लिस्ट है जिसके अंदर क्लियरली पावर्स दी गई हैं कि स्टेट की क्या पावर्स है, सेंटर की क्या पावर्स है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी फीचर्स कैसे हैं? जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमें, जैसे रेसिडुअल पावर्स है, कुछ हमारे से इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज है जिसको स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में ना रख के हमने रेसिडुअरी पावर्स में रखा है एंड रेसिडुअरी लिस्ट की पूरी जो पावर है वो किसके पास है? वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। एंड वहीं पे जैसे अगर आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रूल या इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के अंदर मोस्ट जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास आ जाती है, तो उस समय सेंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस सेंस में हम बोलते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, दो इट इज़ वेरी फेडरल बट समवेयर इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। अब देखते हैं कि देखिए इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारा प्रेसिडेंट बोला जाता है, जिसको हम नॉमिनल हेड भी बोलते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडियन यूनियन का हेड है वो प्रेसिडेंट है। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारा जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिव हेड है दैट इज़ अ प्राइम मिनिस्टर। रीज़न भी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअली सारी पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन होता है वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारी पॉलिसीज़ ये लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक पॉलिसी का डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम होता है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है अलॉन्ग विद हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर को हम एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं या गवर्नमेंट का हेड भी बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसलिए पावर इतनी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को दी हुई है, रीज़न भी
क्योंकि उनको लोगों ने उनका चुनाव किया है, दे आर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, इस वजह से इनको हम एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं। वहीं अगर हम प्रेसिडेंट को बोले तो प्रेसिडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, या तो हम बोल सकते हैं नॉमिनल हेड। अब आर्टिकल 74(1) क्या बोलता है? सो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 बेसिकली बोलता है कि हमारे कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। एंड क्यों ये होगा? ये बनाया जाएगा सो दैट दे विल एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिफरेंट मैटर्स, कि हमारे किस तरह से अलग अलग चीज़ें वर्क होनी चाहिए, कैसे उनका एग्जीक्यूशन होगा, उनको एडवाइस करने के लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दैट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस, इन प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा। देयरफॉर जो अगर हम देखिए डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो इनका है, इस बॉडी का है। तो बेसिकली इस वजह से रियल एग्जीक्यूटिव जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? रियल एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपको ये क्लियर है, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली हमारे जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करी है बिटवीन पार्लियामेंट एंड ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेचर। एंड साथ ही साथ में हमने देखा था कि रेसिडुअल जो पावर्स है, जो रेसिडुअल लिस्ट के अंदर जो भी एरियाज है वो सब किसको दिया गया? पार्लियामेंट उसमें लॉज बना सकता है। अगर हम बात करें, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, टू द लोअर हाउस। तो बेसिकली उनको अपना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टूवर्ड्स होती है? लोकसभा के टूवर्ड्स होती है, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इलेक्शन डायरेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से इनडायरेक्टली लोगों को रिस्पॉन्सिबल उनको माना जाता है। और देखिए आपने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास किया जाता है, एंड वो भी केवल लोकसभा में पास किया जाता है। एंड केवल लोकसभा के मेंबर्स के पास पावर होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या गवर्नमेंट को फेल कर सकते हैं, उनको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं अगर स्टेट्स के बारे में बात करें तो जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, स्टेट में जो नॉमिनल हेड होता है, ये एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है उसको हम गवर्नर होता है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये लोग रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं बिकॉज दे आर द वंस हु आर मेकिंग द पावर, तो इस वजह से रियल ये होते हैं। एंड साथ ही साथ वहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यही होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर टू द असेंबली, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टेट्स में आपको पता है कि असेंबली भी है एंड काउंसिल्स भी है। तो बेसिकली अगर ऐसे स्टेट्स में देखिए जहाँ पे बाइकैमरलिज्म फॉलो होता है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही उनकी इंडिपेंडेंस की बात करी गई है, जैसे जुडिशरी, कैग जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन चीफ इलेक्शन कमीशन, इनकी इंडिपेंडेंसी की बात करी गई है। क्यों करी गई है? बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। तो इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए यूनियन जब बात करते हैं, हम बोलते हैं ना इंडिया इज़ अ यूनियन, तो उस यूनियन में हम केवल अपने स्टेट्स, तो उस यूनियन में हम केवल हमारे स्टेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड हमारे अगर स्टेट्स के बारे में बात करें, हमारे स्टेट 28 स्टेट्स एज ऑफ नाउ, और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लास्ट ईयर 2019 में आया था, उसके अकॉर्डिंग देखिए जम्मू एंड कश्मीर के मैप में चेंजेस आए एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज़, क्योंकि पहले दोनों क्या था, एक ही स्टेट माना जाता था, अब इनको दोनों में डिवाइड कर दिया गया एंड नाउ ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जम्मू कश्मीर एक है एंड दूसरी लद्दाख है, जो कि डायरेक्टली अंडर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। इसके अंदर जो भी प्रोविजंस थे, लाइक यहाँ पे स्टेट में क्या था, बाइकैमरलिज्म फॉलो होता था, तो असेंबलीज़ को एंड काउंसिल दोनों का अबॉलिशन कर दिया गया है। इसीलिए अब वहाँ पे जो क्या सिस्टम रहेगा, सेंटर का रिप्रेजेंटेशन रहेगा थ्रू लेफ्टिनेंट
गवर्नर, तो वो अब यहाँ पे हर एक चीज़ का डिसीजन लेंगे। आर्टिकल 370 की हम बात करें तो बेसिकली पहले आर्टिकल 370 था जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल पावर्स जिसके अंदर बताई गई थी, जिसके अंदर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बहुत सारे अलग अलग राइट्स थे। तो अंडर जो हमारा आर्टिकल 370 था इसको अब रिवोक कर दिया गया, यानी कि इसको एंड कर दिया गया। एंड इसको एंड करने के बाद बेसिकली क्या मतलब होता है कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने प्रोविजंस है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस है जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे कुछ अब वो सारे एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर में भी। सिटीजनशिप की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 3 है वो हमारे सिटीजनशिप से डील करता है। तो बेसिकली इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल सिटीजनशिप? फॉर अगर हम यूएस से कंपैरिजन करें तो देखिए यूएस में बहुत सारे 50 स्टेट्स, अराउंड 50 स्टेट्स हैं। तो आपके पास क्या होता है, एक तो उस स्टेट की सिटीजनशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क एक स्टेट है तो आपके पास वहाँ की भी एक सिटीजनशिप होगी। देन एज अ होल आप एज अ नेशन किसके हैं, यूएस के एक सिटीजन है, तो साथ ही साथ दूसरी सिटीजनशिप आपकी यूएस की होगी। बट इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी के हैं तो आपकी यूपी की सिटीजनशिप है एंड साथ में एक इंडिया की सिटीजनशिप है। नहीं, हमारी कंट्री में केवल एक सिटीजनशिप दी गई है। एंड साथ ही साथ में आप एक कंट्री के साथ साथ, जैसे अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो आप दूसरी कंट्री के सिटीजनशिप को होल्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि दैट वुड लीड टू डबल सिटीजनशिप और वो इलीगल माना जाएगा। तो अगर आप दूसरे कंट्री की अगर सिटीजनशिप लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। तो बेसिकली हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है, जब शुरुआत होती है, तब बोला गया था कि ऐसे लोग, हर एक इंसान जो कि इंडिया का डोमिसाइल है, जो इंडिया में रहता है, प्लस जो इंडिया में पैदा हुआ है या जिसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर जो एटलीस्ट 5 years तक इंडिया में रहा है, दे ऑल आर द इंडियन सिटीजन्स, ऐसा उस समय बोला गया था। उसके बाद एक एक्ट आया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। बेसिकली इसके अंदर कुछ मैटर्स डिस्कस किए गए हैं। अब मैटर्स क्या है? मैटर्स है एक्विजिशन, एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली ये कुछ टर्म्स हैं जिनका अगर हम एक एक करके देखिए, आपने पॉलिटिकल लेक्चर में ऑलरेडी ये देखा होगा, इनकी तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बस ऊपर से बताऊंगी ओवरव्यू कि बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट 1950 जो है वो किन बेसिस में, ये किन तरीके से सिटीजनशिप जो होगी उसको आप कैंसिल कर सकता है गवर्नमेंट, उनके बारे में बताई गई है। तो एक होता है एक्विजिशन की बात करेंगे। एक्विजिशन में है कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर द सिटीजनशिप। देन टर्मिनेशन में है कि आपके किस ग्राउंड में आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक्विजिशन में बेसिकली जैसे आप दूसरे कंट्री के आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो फिर आपकी जैसे सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। देन टर्मिनेशन में कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे जो फीचर्स है, ये उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी तब यहाँ पे डेल्ट नहीं था। एंड उस समय केवल ये बात करी गई थी कि सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, कैसे मिलेगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब हमने देखा कि हमारे पास अदर तरीका भी होना चाहिए कि किस वे में लोग जो है वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, या किन ग्राउंड्स में हम इलीगल माइग्रेंट्स या अदर लोग जो है जिन्होंने दूसरे देशों की सिटीजनशिप को ले लिया है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये एक्ट लेके आया। तो एक्विजिशन में इंडिया की सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करना है उसके अलग अलग रूल्स हैं। फिर कब इंडिया की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसकी भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। रिसेंटली एक एक्ट आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके वजह से बहुत सारे हमें यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, आपको देखने को मिले थे जब का आया था। तो इस एक्ट में बेसिकली क्या बोला गया है एंड क्यों इतना यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, तो ये एक्ट बोलता है कि ऐसे लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं 6 कम्युनिटीज़ में कौन कौन इंक्लूडेड है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इनमें देखिए मुस्लिम्स एडेड नहीं है। तो बेसिकली से मुस्लिम्स को ऐड नहीं किया था, इस वजह से हमें अपने इंडिया में बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला था कि क्यों हमने ये 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ में से हमने एक और ऐड नहीं करी, क्यों हमने मुस्लिम्स को इग्नोर कर दिया। अगर हम देखें तो ये 6 कम्युनिटीज़ का बेसिकली कौन से देशों की बात करी गई है, अफ़गानिस्तान,
बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो बेसिकली बोला गया कि जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, अगर वो इन 3 देशों से हैं जिन्होंने इंडिया में शेल्टर लिया हुआ है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ परसिक्यूशन इन देयर कंट्रीज़, अगर अपनी कंट्री में, अपने खुद के देश में जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पे उनको परसिक्यूशन का या उनके अगेंस्ट कुछ उनको फियर है, ठीक है, किसी चीज़ का फियर है कि मे बी उनको उनके अगेंस्ट बहुत सारे वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उस चीज़ के फियर की वजह से अगर इंडिया में उन्होंने शेल्टर लिया है बिफोर December 31, 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले ऐसे लोग जो इंडिया में दाखिल हुए, इंडिया में एंटर किए हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। एंड अगर हम बात करें तो हमारे देखिए 3rd शेड्यूल दैट डील्स विद इंडियन सिटीजनशिप, इसमें पहले बोला गया था कि अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन तो इंडिया में आपको कम से कम 11 साल तक रहना पड़ेगा, लेकिन इसको अब 5 साल कर दिया है फॉर दीज कम्युनिटीज़। तो अब इन कम्युनिटीज़ को कोई भी कम्युनिटी के लोग फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज़ इंडिया में अगर कम से कम 5 साल रहे हैं तो जो लोग बिफोर 2014 31 दिसंबर इंडिया में एंटर किए थे, दे विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स। उनको अब इलीगल माइग्रेंट्स ट्रीट नहीं किया जाएगा, इन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। हाउएवर, ये जो हमारा एक्ट है ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। हमारा 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट डील्स विद द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। साथ ही साथ में कहीं कहीं एरियाज में आपको पता है इनर लाइन परमिट चलता है, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे इनर लाइन परमिट है जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं सारे सिटीजन्स को, सो दैट हमें बेसिक फ्रीडम मिले एंड हम अपने आप को और लाइफ में आगे बढ़ा सकें, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें एंड वी फील दैट वी हैव द इक्वल फ्रीडम इन आवर कंट्री, और हमारे देश को ज़्यादा डेमोक्रेटिक करा जाए। तो हमारे 6 ब्रॉड कैटेगरीज में फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे हम नोटिस करेंगे वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, यानी कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट टेक अवे होता है या इन्फ्रिंज होता है तो आप उसको लेके, उसकी कंप्लेन लेके आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पे जा सकते हो, जिसके लिए फिर आपकी आपके फेवर में वो बात करी जाएगी इफ़ सही में आपके फंडामेंटल राइट को ब्रेक करा गया है। आर्टिकल हम बात करें तो 12 से लेके 35 तक, यानी कि 12 to 35 जो आर्टिकल्स है पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। तो पहले देखिए हमारा है जैसे 12 में तो हमारी बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है, हमारी डेफिनेशन बताई हुई है, सॉरी 13 में हमारी डेफिनेशन बताई हुई है स्टेट की। देन आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 19 तक हमारे आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। देन 19 के अंदर 6 अलग हमारे राइट्स आते हैं, राइट टू फ्रीडम है, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जिसमें हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की बात कही थी। तो बेसिकली ये ऑलरेडी हमने NCERT में कंप्लीट कर लिया है, तो अब उसमें रेफर कर सकते हैं। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है, देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो बेसिकली यहाँ पे सारे हैं, और 12 to 35 वी हैव फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। तो इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी उन्होंने फील किया कि जब इंडियन सिटीजन्स को हम इतने सारे राइट्स दे रहे हैं तो क्यों नहीं उनको हम उनके ड्यूटीज़ के बारे में भी अवेयर करें, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट हमारे राइट्स है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो एक अमेंडमेंट आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो इस अमेंडमेंट को तो आप बिल्कुल रट लीजिए, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हुई थी, क्या क्या चेंजेस आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अच्छे से आप जॉट डाउन कर लीजिए। तो बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 1976 में आया था, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारा ऐड किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के तहत है, पार्ट 4A के अंदर ये आता है। इसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। पहला क्या बोलता है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे जो आइडियल्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारी क्या जो सेक्युलरिज्म है उसको वी शुड रियलाइज़ दैट
एंड अगर हम सेक्युलरिज्म को सही में रियलाइज़ करते उसको फॉलो करते हैं तो हमारी सोसाइटी में नॉन वायलेंस होगा, वायलेंस नहीं होगा, कम होगा। हमारा कल्चर हेरिटेज जो है उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। हमारी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है नेशन की उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना चाहिए। हमें अपने देश को डिफेंड करना चाहिए इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स। देन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें डाउरी, गैम्बलिंग, अदर सोशल इवल्स जो हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। एंड एट द सेम हैंड वी शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्पेयर्स एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली देखिए ये एक ओवरव्यू है। ऐसे कौन से जो ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो आप अपने अच्छे से उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं इन योर इंडियन पॉलिटी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या हैं? तो देखिए जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो होते हैं उनको रियलाइज़ हुआ कि अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स ऐसे बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं जो हमें अपनी सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड करनी है। बट उस समय के रिसोर्सेज हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं था। एंड पहला रीज़न तो ये था, और दूसरा रीज़न ये था कि उन लोगों को ये लगा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो हमारे जो लीडर्स है वो ऑटोमेटिकली कुछ लॉज बनाते रहेंगे। तो इस वजह से डीपीएसपी को हमने जस्टिफिएबल नहीं रखा। जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग जो हमारे चीज़ें हैं उसको हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं रखे बल्कि डीपीएसपी के अंदर रखा। और उनको ये लगा था कि डीपीएसपी के अंदर हम जो जो चीज़ें रखेंगे, ठीक है, जो जो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट बना देगी। तो इस वजह से उनको इतना ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स में या इसको जस्टिफिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि क्यों हमने डीपीएसपी को ऐसे एक अलग से दर्जा दिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए प्रॉपर तरह से डीपीएसपी डेल्ट है। डिफरेंस बस एक यही है इसमें और फंडामेंटल राइट्स में, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइक फंडामेंटल राइट्स। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट ये लोग बोल रहे हो सॉरी, ये लोग नॉन जस्टिसेबल है। बट देखिए जब हमारे लॉज फॉर्म होते हैं, यानी कि जब हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कोई भी लॉ फॉलो करते हैं तो वो लॉ फॉलो करते टाइम अपने ध्यान में डीपीएसपी को भी रखते हैं। तो डीपीएसपी कहीं ना कहीं हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो फॉलो होता है, हमारे जो उससे बात करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जो फीचर्स है हमारे प्रियाम्बल में अलग अलग फीचर्स है कि हमें सोशल राइट्स देने चाहिए, इकोनॉमिक राइट्स देने चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए। तो डीपीएसपी बेसिकली कौन से प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करता है, उसको रियलाइज़ करता है, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स। तो अगर हम बात करें तो डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में है एंड आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो बेसिकली देखिए डीपीएसपी में क्या है कि ऐसा बोला जाता है डीपीएसपी में कि डीपीएसपी क्या करता है, इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as effectively as may a social order in which justice of social, economic and political shall form the basis in all institution of national life। तो गवर्नमेंट जब कोई भी लॉ फॉर्म करती है तो उसको ये देखना चाहिए कि हमें प्रॉपर किस चीज़ के लिए स्ट्राइव करना है। हमें हमेशा ध्यान देना है कि हम अपने लोगों का वेलफेयर करें इन अ मोर इफेक्टिव वे एंड उनको कहीं ना कहीं सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उनको हम जस्टिस प्रोवाइड करें। और ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा कहीं ना कहीं पूरा करता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी बेसिकली देखिए 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो डीपीएसपी में हमारे कुछ ऐसे लॉज है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड है बाय सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। देन कुछ ऐसे प्रिंसिपल है दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन प्रिंसिपल्स। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी जैसे बात करी गई है कि इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करी गई है कि मैन एंड वीमेन को इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। देन वर्किंग आवर्स की बेसिकली से मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसिपल्स है जो बात करी गई है वो है वर्किंग चीज़ से रिलेटेड रहेगी कि हम कैसे सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आता है मोस्टली, इसमें ये सारे
आर्टिकल्स है। देन गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें तो गांधीयन प्रिंसिपल इज लाइक, जैसे एग्जांपल बात करें पंचायती राज, तो पंचायती राज एक डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर बात किया गया है, जिसको बाद में हमने एग्जीक्यूट किया एंड वी मेड इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर फ्रेमवर्क, उसको हमने दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो उसका पंचायती राज की बात भी गांधीयन प्रिंसिपल डीपीएसपी के अंदर बात करी गई है, डीपीएसपी के अंदर बात करी गई है एंड दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो हम डीपीएसपी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके फिर अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हमारे जो डीपीएसपी से उनको हम डील करते हैं। एंड थर्ड जो है वो लिबरल प्रिंसिपल्स है, जैसे सबसे अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले 1 साल से, वो है पिछले 1 साल से क्या मोस्टली हमेशा ही रहा है, बट पिछले 1 साल से कुछ ज़्यादा ही ये न्यूज़ में था, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली बात करें तो ये क्या है, लिबरल प्रिंसिपल्स है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अभी ये कंप्लीट हो गया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कोई भी क्वेरी है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।